title for the next session is 60 and Not Done. Now, when we hear the word 60, एक milestone लगता है, but for a storyteller like our guest, I would say it's just another chapter in an ever-evolving, interesting journey. एक नई पहल का वक्त, एक नई मंजिल की तलाश. From the rebel of Jo Jeeta Wohi Sikandar to the dreamer of Lagan, from the mentor of Tare Zameen Par to the fighter in Dangal. इनकी जो films हैं, they literally have shaped the way India sees itself and its people. पर आमिर जी आगे क्या? In an industry that thrives on reinvention, where does a man who has pretty much done it all go next? Is he going to return to the director's chair, or is he going to tell us stories that push the boundaries even further? आपसे ही सुनना चाहेंगे आमिर, पर हमें पता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं, all is certainly well. So please join us on the stage. Ladies and gentlemen, a huge round of applause to the mega star Aamir Khan, and also let's welcome Chitra Tripathi and Dibang ji to chair this session. Hello everyone. Hi. नमस्कार, मैं हूं दिबांग और चित्रा त्रिपाठी हैं मेरे साथ, और तालियां ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि हमारे ख़ास मेहमान आमिर खान एक तरीके से हम लोग हिसाब लगा रहे थे कि जब से आपने फिल्में शुरू की, मैं जो चाइल्ड आर्टिस्ट वाली वो हटा दे रहा हूं, तो करीब 40 साल हो गए या 37 साल हो गए, होली से देखें तो 40 साल। मेरी पहली फिल्म तो मैं फिर भी क़यामत से क़यामत तक गिनूंगा। होली एक फिल्म थी जो मैंने मोर एज एन असिस्टेंट की एक्चुअली। जब मैं असिस्टेंट था नासिर साहब के साथ, तो उस वक्त होली मुझे ऑफर हुई थी, और उसमें एक्चुअली मुझे रोल नहीं ऑफर हुआ था कि भाई आप ये रोल कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं था। वो 20-30 लड़कों को केतन ने कंट्री से बुलाया हुआ था पूना, बोला कि तुम लोग आओ, इनमें से मैं चुनूंगा किसको कौन सा रोल देना है। वर्कशॉप होगा 2 हफ्ते का, हम सब नए एक्टर थे। तो मैं एक्चुअली मोर देन एक्टिंग मैं इसलिए गया था उस शूटिंग पे क्योंकि मैंने सुना था कि स्टेडी कैम आ रहा है इंडिया में फर्स्ट टाइम, और मैं असिस्टेंट था, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आई वॉज वॉन्टिंग टू बी ऑन सेट टू सी हाउ अ स्टेडी कैम ऑपरेट्स। फाइनली वो स्टेडी कैम नहीं आया और जहांगीर चौधरी ने शोल्डर पे रख के पूरी फिल्म शूट की, तो आई कुडंट गेट टू सी द स्टेडी कैम दैट आई वांटेड टू। सो आई वुड से 37 इयर्स या सिंस QSQT। 1988 में आपकी कयामत से कयामत तक आई, और उसके बाद से लेकर अब तक का सफर, और मैं चाहूंगी जरा जोरदार तालियां इस बात के लिए भी हो जाएं क्योंकि 14 मार्च जब हम सब होली मना रहे होंगे, उस समय आप अपनी उम्र के 60 साल पूरे कर रहे होंगे, और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में तीनों खान में से अगर मिला लें तो यहां तक पहुंचने वाले आप पहले एक्टर हैं। तो अभी तक की ये जो जर्नी, 37 साल आपके बॉलीवुड के और 60 साल आपकी अपनी जिंदगी के, पलटकर आप देखते हैं तो आमिर खान को कहां पर खड़ा हुआ पाते हैं? ओह, एक्चुअली आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जो जिंदगी मुझे मिली है, बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मुझे लगता है जो मुझे मिली है। मैं पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूं, अपने जितने लोगों ने मुझे अफेक्ट किया है इन मेनी वेज, जो कुछ मैं आज हूं। आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उस प्रोफेशन में हूं जिससे मुझे बहुत प्यार है। तो मेरे लिए काम और खेल ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। आई डोंट नो व्हेन आई एम प्लेइंग एंड व्हेन आई एम वर्किंग। तो कितने लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसी प्रोफेशन में आप हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, जैसे हमने 3 इडियट्स में दिखाया है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मैं और मुझे एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे इतनी कमाल की कहानियां दी। लगान, दिल चाहता है, सरफरोश,
यू नो तारे ज़मी पर, दंगल, ये सारी कहानियां जो हैं, जो जीता वो सिकंदर, ये अच्छा जो जीता पे मैंने भी काम किया था, बट मोस्टली मेरी 90% फिल्में ऐसी हैं जो मैंने लिखाई में मेरा बिल्कुल योगदान नहीं है. So I feel very grateful that such wonderful stories came to me. I got the opportunity to work with such great directors and colleagues, and मुझे मौका मिला इन इतने सालों में इतनी खास फिल्मों का एक हिस्सा बनने का. I feel very fortunate about that. So I'm really happy with the way life has gone. I think personally also it's been a journey. I think मेरी प्रोफेशनल जर्नी शायद मेरी पर्सनल जर्नी से ज़्यादा कामयाब नज़र आती है. लेकिन आई थिंक पर्सनली भी इट इज़ बीन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. द पीपल आई हैव कम अक्रॉस, people who have been very close to people who are very special for me and very amazing people. So I'm glad to have been on this journey and I've been so close to such wonderful human beings. So I look back with a lot of joy and happiness and gratitude. और इस 60 साल में बहुत सारे बदलाव आए इन 60 सालों में, और मुझे लगता है कि एक जो बड़ा बदलाव आया वो किस तरह से उसमें आप इंस्ट्रूमेंटल हुए कि कैसे फिल्मों को सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए. मैं बात कर रहा हूँ डिस्लेक्सिया पर आपने एक फिल्म बनाई और इतनी सफल फिल्म हुई, और उसके साथ साथ वो जो पूरी समस्या थी डिस्लेक्सिया पर, उससे जो समाज का नजरिया एक तरीके से बदला. मुझे लगता है कि ये एक, अगर आपकी फिल्मों की और लाइफ की सेलिब्रेशन की बात होगी तो ये एक तरीके से हेडलाइन है. 3 इडियट्स अपने आप में हेडलाइन है. कैसे देखते हैं आप? दरअसल जो मैंने फिल्में चुनी है वो चुनी है बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम. जो भी मैं एज अ इंसान हूं, तो मेरी जो आई गेट ग्रेविटेटेड टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टोरीज एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ थीम्स. तो आई थिंक क्वाइट नेचुरली कुछ थीम्स ऐसे हैं जो सोशली रेलिवेंट हैं, जिनकी तरफ मैं खिंचा आता हूं. हाउएवर आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम एन एंटरटेनर. आई एम नॉट अ सोशल टीचर जो आपको सोशियोलॉजी का लेसन दे रहा है. आई एम नॉट दैट. मैं एंटरटेनर हूं, और जब इंसान थिएटर की टिकट लेके आता है तो वो उसको मजा चाहिए. ही इज कम फॉर एंटरटेनमेंट. अगर उसको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो वो जाएगा कॉलेज. वो थिएटर आया मतलब उसको मस्ती चाहिए. तो जो भी मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, आई मस्ट एंटरटेन यू, आई मस्ट एंगेज यू, आई मस्ट फुलफिल यू इन सम वे इमोशनली, विच इज व्हाट आई फील. उसके साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसी चीज भी कहूं जिससे आपको सोचने का मौका मिले तो उसमें अच्छी बात है. देखिए, मैंने काफी साल पहले ये बात सोची थी कि क्रिएटिव लोगों का क्या योगदान होता है सोसाइटी में. कहने का मतलब है हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ योगदान होता है. डॉक्टर्स जो हैं, दे गिव अस हेल्थ, पुलिस गिव्स अस लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी गिव्स अस जस्टिस, पॉलिटिशियंस गिव अस लॉज, दे ट्राई एंड मेक पॉलिसीज एंड दे ट्राई एंड रन द कंट्री वेल. हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ सोसाइटी में भी योगदान होता है. तो क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, सिंगर्स, आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हर किस्म के जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो क्या सिर्फ हमारा दिल बहलाते हैं? क्या हम सिर्फ आपका दिल बहलाते हैं? इज दैट द ओनली थिंग? हालांकि वो बहुत बड़ी चीज है इन इटसेल्फ. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि इवन इतनी बड़ी पॉपुलेशन का दिल बहलाना भी बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव जो फ्रेटर्निटी है, क्रिएटिव जो लोग हैं, एक्चुअली उनके हाथ में काफी पावर है इफ दे डिसाइड टू यूज इट. बिकॉज आई फील फिल्म इज अ वेरी पावरफुल मीडियम. फिल्म, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज ऑडियो विजुअल मीडियम्स आर वेरी पावरफुल. तो आप अगर सही कहानियां चुने, उसका बहुत गहरा असर हो सकता है समाज पे. यू कैन रियली सेंसिटाइज पीपल अबाउट इश्यूज. यू कैन मेक पीपल मोर एम्पैथेटिक. यू कैन, हम जब बचपन में जब हम बड़े होते हैं तो व्हाट डू वी ग्रो अप हियरिंग? स्टोरीज. हम कहानियां सुन के बड़े होते हैं. हमारे हीरोज, हम जो चीजें हमको इंस्पायर करती हैं वो हमको कहानियों से मिलती हैं. So it is through stories that we actually also shape our minds, growing minds. So I feel that for creative people, here is an opportunity in nation building. Because what is a nation? It is not made up of buildings. It's made up of people. लोगों से बनता है देश. तो जब आप लोगों को मजबूत बनाते हैं तो आपका देश मजबूत होता है. तो एक क्रिएटिव इंसान का ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर वो चाहे तो.
बिकॉज वी आर एक्चुअली अफेक्टिंग हार्ट्स एंड माइंड्स एंड इमोशंस. यू नो, अ पोएट 2 लाइन में इतनी गहरी बात कह देता है जो हम पर इतना गहरा असर होता है हम पर. तो क्रिएटिव लोग जो हैं वो एक्चुअली समाज को बनाते हैं इन मेनी वेज. सो आई लुक अपॉन दैट एज अनदर थिंग दैट वी कैन डू इफ वी सो डिजायर. मैं सिर्फ आपको हंसा के चले जाऊं या मैं आपको हंसाने के साथ साथ कुछ सोचने के बारे में भी दे दूं विच विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन यू. हम सब ने देखा है अंदाज अपना अपना, और इश्क में आपने थोड़े हंसी मजाक वाली फिल्में की, मैं उस पर आऊंगी. लेकिन आपके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है. दुनिया में कोई भी ऐसी फिल्म हिंदुस्तान की नहीं बनी है जिसने दंगल के रिकॉर्ड को अब तक ब्रेक किया हो. तो अगर 37 सालों की जर्नी को आप पलट कर देखते हैं तो वो कौन सी फिल्म है आमिर खान की जो सबसे ज्यादा उनके दिल के करीब नजर आती है? मेरी फिल्मों में से? आपकी फिल्मों में से. ओह नहीं, ये बहुत मुश्किल इसका जवाब होगा, क्योंकि जो सारी मैंने फिल्में की हैं वो मेरे बहुत करीब हैं, और उनमें से कई हैं जो चली भी नहीं है. मैं पीछे स्क्रीन पे बहुत सारी फिल्में हम हाँ, दिखा भी रहे हैं उनके तो पोस्टर्स. ये एक माँ बाप या माँ या बाप से पूछने के मतलब इट्स लाइक आस्किंग अ पेरेंट कि आपको कौन सा बच्चा पसंद है. वो मैं कैसे आंसर दूं कि मेरी फिल्म कौन सी मेरे अजीज है, मेरे दिल के करीब है. सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट. एक तरीके से आप देखें तो जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने दिया वो एक विश्वास दिया हिंदुस्तान के फिल्म वालों को कि आप अपनी फिल्म बना सकते हैं, ऑस्कर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अगली बार हो सकता है ऑस्कर ला भी सकते हैं. जो आपने लगान में किया, आप अपनी फिल्में बनाइए, अपने तरीके से बनाइए और उसको ऊंची से ऊंची जगह पर ले जाइए. आप ऐसा मुकाम देखे, सोचे थे लगान के बारे में? नहीं, एक्चुअली हमने लगान तो हिंदुस्तान के लिए बनाई थी. ना आशुतोष ना मुझे कोई आइडिया था कि हिंदुस्तान के बाहर कोई ये फिल्म देखेगा और पसंद भी करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म थी. और बहुत सारे देशों में क्रिकेट क्या है लोगों को पता ही नहीं है. जहां ब्रिटिश ने राज किया था 8-10 कॉमनवेल्थ देश जो है वही वो क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कॉमनवेल्थ. बाकी तो कोई क्रिकेट खेलता भी नहीं. यूरोप में तो किसी को पता ही नहीं क्रिकेट क्या है. तो वी हैड नो ड्रीम्स कि ये फिल्म बहुत इंटरनेशनली कुछ करेगी. हमने ना कभी सोचा था. अब होता क्या है कि आप फिल्म बनाते हैं, फिर फिल्म की अपनी खुद की जिंदगी हो जाती है. वो जब बच्चा वो बड़ा होता है वो यहां वहां जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. तो हमने लगान रिलीज तो कर दी. वो लगान की अपनी जर्नी थी. जो वो लोकार्नो गई, वहां पे उसने ऑडियंस अवार्ड चुना, हिंदुस्तान से चुनी गई, ऑस्कर गई वहां. तो बहुत सारे वर्ल्ड ओवर वो घूमी है और उसने अपनी जर्नी पूरी अपनी मतलब हम लोग की कंट्रोल में नहीं था. वो घोड़ा भाग रहा था, हम उसके पीछे बैठे हुए थे. तो ऑल द क्रेडिट रियली गोज टू द फिल्म, आई वुड से. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड इट वाज अ वेरी जॉयस जर्नी. खुशी इस बात की हमें जरूर हुई, और मुझे पहली दफा वो एहसास हुआ कि एक्चुअली ये फिल्म जो है वो दुनिया भर में लोगों को पसंद आ रही है. जो अपने दूसरे कल्चर का है वो भी इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहा है, और वो जज्बाती तौर पे जुड़ रहा है, हमारी कल्चर के साथ, हमारे जज्बातों के साथ जुड़ रहा है. तो उस वक्त मुझे एक्चुअली पावर समझ में आया. मैं स्विट्जरलैंड में था और वहां कुछ 6 महीने से फिल्म चल रही थी, 6 महीने से. तो मैं गया थिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा खुश हुआ था, मैं उसी इलाके में था, तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप थिएटर में आइए और एक Q&A कर लीजिए स्क्रीनिंग के बाद, क्योंकि 6 महीने से चल रही है आपकी फिल्म. 6-8 महीने से चल रही थी. तो मैं गया थिएटर में और हाउसफुल शो था. बाहर भी उतनी ऑडियंस थी जितनी अंदर थी, और मैं उनसे मिला. फिर स्क्रीनिंग शुरू हुई और मैं प्रोजेक्शन रूम में चला गया, क्योंकि मैं हमेशा चेक करता हूं कि वो साउंड कितना है, ये क्या है, वो सब मैं करते रहता हूं. तो मैं चेक करने गया प्रोजेक्शन रूम में कि सब ठीक ठाक है कि नहीं. तो प्रोजेक्शनिस्ट ने मुझे बोला, जो वहां का लोकल बंदा था, कि मैंने बहुत सारे स्टार्स देखे हैं यहाँ इस थिएटर में आए हुए हैं 25 सालों से, मैं 30 सालों से हूं, और बड़ी बड़ी यूरोपियन फिल्में, अमेरिकन फिल्में यहाँ लगी हैं बहुत कामयाब, लेकिन इस किस्म का रिस्पांस मैंने आज तक नहीं देखा है. क्योंकि मेरी काफी मॉबिंग हो गई थी बाहर. और उसने कहा कि जब ये फिल्म मैं चलाता हूं तो पहली दफा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नीचे से आवाजें आ रही थी पब्लिक की. तो वो मैंने कभी इतना सुना नहीं था कि लोग चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली मार रहे हैं, और ये सब यूरोपियन ऑडियंस है. तो उसने कहा ये मेरे करियर की ऐसी फिल्म है जितना मतलब ऑडियंस उतना ही चिल्लाती है जितने थिएटर में मतलब स्क्रीन पे जो चल रहा है हल्ला. तो ही सेड आई हैव नॉट सीन दिस रिएक्शन ऑफ एन ऑडियंस टू अ फिल्म लाइक दैट, एंड दिस वाज एंटायरली अ यूरोपियन ऑडियंस. तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली ये जो सॉफ्ट पावर जो है उसका एक्चुअल पावर क्या है. यू एक्चुअली कनेक्ट इमोशनली.
with people. And that was a thing that did open my mind to it. मैं एक फैक्ट बात बताऊं, हिंदुस्तान में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है अलग अलग लैंग्वेजेस में है और इतनी आज तक इतनी सक्सेसफुल और वाइब्रेंट रही है कि हमें हिंदुस्तान के बाहर ऑडियंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी. हम आज तक हिंदुस्तान के लिए फिल्में बनाते हैं, भले हम तमिल फिल्में बनाएं, हिंदी फिल्में बनाएं, जो भी जबान में बने वो हिंदुस्तान के लिए बनाते हैं. और जो हमारे हिंदुस्तानी भाई जो बाहर रहते हैं उनके लिए बनाते हैं एक्चुअली. वो तो ऑर्गेनिकली जो फिल्में बाकी कंट्रीज जो देख रही हैं, जैसे कि दंगल में ऐसे हुआ, लगान में ऐसे हुआ, कई फिल्में ऐसी हैं, तारे ज़मीं पर में ऐसे हुआ, तो वो फिल्में ऑर्गेनिकली उन्होंने ट्रैवल किया है. तो कहने का मतलब ये कि आज तक आई डोंट थिंक किसी इंडियन फिल्म मेकर ने एक्चुअली वर्ल्ड ऑडियंस को नजर में रख के फिल्म बनाई है. आज तक सारे हिंदी तमिल जितने हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रख के फिल्म बनाई है. वी हैव नेवर टारगेटेड कि यार अब ये फिल्म बनाते हैं, इट्स नॉट फॉर एन इंडियन ऑडियंस ओनली, इट्स फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस. ये नजरिया आज तक तो मैंने नहीं देखा है. शायद आगे चल के हम देखेंगे कि हम हिंदुस्तान से कोई फिल्म मेकर हो जो वर्ल्ड ऑडियंस के लिए फिल्म शुरुआत से प्लान करे कि मैं वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बना रहा हूं. लगान ऑस्कर तक गई और इसके अलावा आमिर खान प्रोडक्शन की हालिया लापता लेडीज जिसने कमाल कर दिया हिंदुस्तान के भीतर, किरण राव जी की उसमें मुख्य भूमिका रही. लेकिन आपको क्या लगा कि आखिरी तक पहुंचकर टॉप में कहां पर कमी रह गई लापता लेडीज? कमी तो नहीं रही, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में compete करते हैं तो दुनिया की जो जितने देश हैं 80-90 करीबन 85 देशों से एंट्रीज आई थी. 80-85 कंट्रीज हैड सेंट देयर एंट्रीज. तो हर कंट्री अपनी बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म भेज रही है. और अगर कभी किसी कंट्री में अनबन भी हुई कि ये फिल्म ये नहीं, बट अमंग द टॉप 2-3 फिल्म्स, बेस्ट फिल्म्स ऑफ ईच कंट्री आर कंपीटिंग. तो एक्चुअली वो कंपटीशन सबसे टफ कंपटीशन है. जो ऑस्कर की रेगुलर कैटेगरीज हैं उससे ज्यादा कंपटीशन फॉरेन लैंग्वेज में होता है, बिकॉज एवरी कंट्री सेंडिंग देयर बेस्ट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर फिल्म्स व्हिच मे बी बेटर देन दिस, और एट द वेरी लीस्ट मेंबर्स को बाकी फिल्में ज्यादा पसंद आई. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं है. इसका मतलब ये कि 15 फिल्में इन मेंबरान को दूसरी 15 फिल्में अच्छी लगी. मेंबर दूसरे होते हैं वो शायद उनको ये अच्छी लगती, बिकॉज ये बहुत ही सब्जेक्टिव फील्ड है. आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप मदर इंडिया देख लीजिए, आप मुगल आजम देख लीजिए. अब आप चुनिए दोनों में से कौन सी फिल्म अच्छी है, बताइए कौन सी फिल्म अच्छी है. मुगल आजम अच्छी है या मदर इंडिया अच्छी है? एक्टिंग किसमें अच्छी है? हाउ डू यू कंपेयर? इट्स वेरी सब्जेक्टिव. सो इन अ कॉम्पिटिशन रेस में क्या होता है, आपको पता होता है कि 100 मीटर भागना है, यह आदमी बाकियों से तेज भाग रहा है, क्लियर हो जाता है ये विनर है. फिल्म मेकिंग में और क्रिएटिव मीडियम में ऐसा नहीं होता. हर आदमी की अपनी पसंद होती है और हर आदमी की अपनी कहानी होती है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन. सो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए अवार्ड्स को, मेरा ये कहना है. फिर एक और मैं तो बिल्कुल नहीं लेता. एक और जो आपने एक बड़ी कोशिश की और ऐसी कोशिश की जिसमें आपने कई चीजें जो पहले नहीं हुई थी वो कर दी. मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से एक आपने सीरीज बनाई सत्यमेव जयते, जो एक चैनल पे चला तो चला, दूरदर्शन पर भी चला, प्राइवेट चैनल्स पर भी चला, और उसमें ऐसे मुद्दों की बात जो कभी होती नहीं है, घरों में भी बड़ी मुश्किल से होती है. चाइल्ड अब्यूज की बात हुई, उसमें बात हुई, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई, और लोगों ने अब देखा उसको बड़े पैमाने पर. और आपको तो मालूम ही है उसमें हमारी भी बातचीत हुई. जी, हम लोग ने भी प्रोग्राम किया था मुमकिन है, जो लाइव प्रोग्राम होता था शो के बाद. बिल्कुल सही. 7 हमने शोज किए उसके. हम लोग हर 7 शहरों में हम लोग ट्रैवल किए. सैटरडे संडे हमारी मुलाकात होती थी. पर ये जो सत्यमेव जयते वाली जो बात है, एक बार फिर आमिर खान गंभीर मुद्दों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं. उन मुद्दों के बारे में जिन पर बात होनी चाहिए. और आपके जो सत्यजीत भटकल साहब आज सुबह ही मिले, बता रहे थे कि आज तक लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आपने वो सीरियल बनाया था. हाँ. नहीं, एक्चुअली वो मेरे लिए मेरे जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी रही है मेरे लिए. मुझे उस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिला और
उसका वजह हमने ये थी कि मुझे बहुत सालों से लगता था कि हमारे समाज में काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और अक्सर हम उन चैलेंजेस को ठीक से समझ नहीं पाते। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि एक प्रोग्राम जो खास मुद्दे हैं जिनसे हमारे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग अफेक्ट होते हैं, अगर हम उसको समझने की कोशिश बेहतर करें तो हो सकता, और हर मुद्दे में आप सुन के आपको खुशी होगी कि हर मुद्दे में हमारे पास सोल्यूशन है, हर मुद्दे में सोल्यूशन है, लेकिन उस सोल्यूशन को पहचानना और उसको इंप्लीमेंट करना ऑन अ लार्ज स्केल इज व्हाट द चैलेंजेस आर। ऑफ कोर्स इंडिया इज अ difficult country to govern. It's not an easy country to govern. It's such a large country, so many different languages. तो कोशिश ये थी कि क्या हम on a public platform which is large talk about these issues and explore them in a very what should I say, in a curious manner to understand these issues better, and then the experts in these fields who have been working for 30 years, 40 years in these fields, they are the people who guide us with the solutions. So, उसका पर्पस ये था कि हमारी जिंदगी बेहतर हो और हम लोग बहुत सारे मुद्दों में आगे बढ़ पाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस शो का इतना गहरा असर हुआ जमीनी स्तर पे, हर टॉपिक का बहुत ही गहरा असर हुआ, एंड इट वाज एन एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस to be a part of that and to learn from that. It was a huge learning for me. ये बिल्कुल सही बात है, और आज भी जब भी सत्यमेव जयते की बात होती है, हमने देखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके अपने आइडियाज को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो एक शानदार पहल थी। अगला मेरा ये सवाल है, आपको बॉलीवुड में, इस देश के भीतर या दुनिया में जो आपके चाहने वाले हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम लो तो आमिर खान का चेहरा सामने आ जाता है। अब हम यहाँ आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पे हैं, एबीपी न्यूज का ये हमारा कार्यक्रम 2 दिनों से चल रहा है। आपके लिए अगर मैं जानना चाहूं, परफेक्शन का आइडिया क्या है आमिर खान की नजर से, अगर हम समझने की कोशिश करें? एक्चुअली मुझे परफेक्शन पसंद ही नहीं है, तो लोग मुझे मिस्टर परफेक्ट बोलते रहते हैं और मैं भी मुस्कुराते रहता हूं। मुझे इंटरेस्ट है जादू में, मैजिक। परफेक्शन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है जादू में, मैजिक, समथिंग विच इज मैजिकल। एंड I feel in this creative field there is no such thing as perfect. आप जो आपके मन में है वो आप बाहर लाना चाहते हैं, और वो एक प्रोसेस है, वो कोई एक चीज बाहर नहीं निकलती, वो अलग टाइम पे अलग चीजें निकलती हैं। तो उसमें कुछ एक चीज हो ही नहीं सकती, मैं करूंगा तो अलग करूंगा, आप करेंगी तो अलग करेंगी, वो चीज, इट्स अ वेरी इवॉल्विंग थिंग, यू नो, द फील्ड। तो परफेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि गॉड लाइज इन द डिटेल्स। तो आप मोटे तौर पे जो आप काम करते हैं वो एक लेवल का होता है, लेकिन जब आप थोड़े बारीकी में उतरते हैं और उसके डेप्थ में जाते हैं तो मुझे उस तरीके का काम करने में मजा भी आता है। आई एंजॉय वर्क दैट वे, आई फील हैप्पियर वर्किंग दैट वे, एंड आई फील समथिंग एल्स हैपेंस। शबाना आजमी जी ने आपको सबसे पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा था, मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, नहीं, एक्चुअली उनकी कहानी वो इतनी फेमस हो गई, उस वक्त मैं नया नया आया था, और मैं, उनके जो भाई हैं बाबा आजमी, उनका हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं घर पे अक्सर आना जाना होता था, और कैफी साहब और शौकत आपा भी वहाँ होते थे, तो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी विजिटिंग देयर हाउस। तो एक दिन मैं बाबा के साथ बैठा हुआ था और शबाना वाज देयर एंड शी, चाय बनी थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आमिर आप चाय लेंगे? मैंने कहा हाँ चाय लूंगा। अच्छा, मैं कुछ बहुत ही डीप डिस्कशन में था सिनेमा के बारे में बाबा के साथ, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और शबाना ने पूछा आप चाय लेंगे? मैंने कहा हाँ हाँ चाय लूंगा। तो चाय उन्होंने बनाई और उन्होंने पूछा शक्कर कितनी लेंगे आप? अब मैं इतने डीप डिस्कशन में था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या पूछ रही हैं। तो मैंने उनको देखा और उनके आंखों में मुझे क्वेश्चन दिखा, और कुछ वो 5 सेकंड लगे मेरे ब्रेन फॉग को क्लियर होने में, और फिर वो क्वेश्चन फाइनली आके टकराया कि भाई आप शक्कर कितनी लेंगे? तो मैंने सोचा शक्कर कितनी लेता हूं मैं यार, मैं तो भूल ही गया हूं, ऐसे कंफ्यूज था मैं। तो मैंने उनको कहा कप कितना बड़ा है? अब जब पूछ ही लिया है कि शक्कर कितनी चाहिए, तो वो तो कप पे डिपेंड होगा ना भाई। तो मैंने पूछा कप कितना बड़ा है? तो उन्होंने मुझे देखा और बोला ये कप है ये।
तो एसिड और चमचा कितना बड़ा है? तो फिर वो जो वो कहानी उन्होंने सबको सुनाई है कि भाई ये आपको पहले कप की साइज पूछता है, फिर चमचे की साइज पूछता है, फिर आपको बताएगा कितनी शक्कर चाहिए। तो ये बड़ा परफेक्ट आदमी है, शक्कर के टाइम पे भी कितने भी डीप डिस्कशन में हो वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कितने ग्रेन शक्कर चाहिए उसको। तो ये कहानी वहां से फेमस हो गई है। हाँ, ये जो फिल्मों की बात करें, और आप एक जो अक्सर हम देखते हैं फिल्मों में कि एक तरह की अगर फिल्म चल गई, आपने एक रोल कर दिया, वो रोल चल गया, तो हम देखते हैं फिल्म दर फिल्म लोग वही रोल करते रहते हैं। आप पता नहीं क्या है, आप हमेशा उससे बचते हैं। इसका कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि सफलता एक बड़ी चीज है जो आपके सामने खड़ी दिखाई देती है, आप उससे मुंह मोड़ के एक नया करने लग जाते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली आप सही फरमा रहे हैं। बहुत सारे एक्टर हैं मुझसे पहले भी जो मैंने भी देखे हैं, जो एक पर्टिकुलर उनका एक इमेज बन जाता है, फिर उसी में वो रहते हैं और उसी में हम भी उनको देखना चाहते हैं। हमें भी मजा आता है कि हम उसको उस इमेज में देखें। तो अक्सर एक्टर्स एक इमेज में ही ज्यादातर काम करते हैं। लेकिन मुझे वो शुरू से मुझे वो मजा नहीं आता है, क्योंकि जब मैं एक किस्म का किरदार कर लेता हूं तो फिर मुझे लगता है कि मैं वो दोबारा आपका करके क्या मजा नहीं आएगा। तो आई वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच चैलेंजेस मी। तो आई गेट अट्रैक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो चीज मुझे पसंद आती है वो आमतौर पे एकदम नॉन कमर्शियल चीज होती है। तो मेरा दिल जो जाके अटकता है जिस चीज पे, मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते हैं अरे यार फिर तू पता नहीं क्या सब्जेक्ट लेके आ गया, अभी तो डिस्लेक्सिया लेके आ गया। तो हर दफा मुझे जो मेरे दोस्त यार हैं वो मुझे बोलते रहते हैं कि तू नॉर्मल चीज क्यों नहीं चुनता। तो वो एक प्रॉब्लम है मुझ में, उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन तारे जमीन पर आपकी फिल्म आई और अब सितारे जमीन पर, जी, तो दोनों में समानता है या दोनों बिल्कुल अलग अलग? एक्चुअली दोनों थीमेटिकली एक है। एक तरह से ये सीक्वल है तारे जमीन पर का। किरदार वो नहीं है, कहानी वो नहीं है, लेकिन थीमेटिकली मेरे हिसाब से ये तारे जमीन पर के 10 कदम आगे जाती है। एक खास फर्क है, तारे जमीन पर बहुत ही इमोशनल फिल्म थी और ये एक कॉमेडी और ह्यूमरस फिल्म है। तो ये आपको जो चीजें कह रही है, लेकिन इट इज यूजिंग ह्यूमर एंड फन एज द व्हीकल टू टेल यू अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी। जैसे आमतौर पे राजू रानी की फिल्में होती हैं, वो बहुत ही बड़ी ड्रामेटिक टॉपिक पे, लेकिन उनका तरीका ऑफ नरेटिंग इज थ्रू ह्यूमर। सो दिस फिल्म ऑल्सो इज यूजिंग दैट ह्यूमर एज अ व्हीकल। हंसी मजाक के जरिए हम आपको कहानी बताते हैं। तो वो रुलाती थी, ये आई होप हंसाएगी आपको। एक इसी पर रहें हम, बेसिकली आपकी फिल्मों का सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी जिंदगी जो सिनेमा में रही उसका ये एक तरीके से सेलिब्रेशन है ये इंटरव्यू। तो एक बात ये होती है कि कलाकार तो अपनी पूरी जी जान लगा देता है, पर ऐसा है कि आपने काम कैसा किया ये बड़ा सब्जेक्टिव है, और जो आंका जाता है वो आंकड़ा आता है बॉक्स ऑफिस का। तो उसमें क्या ये चैलेंज नहीं बनता, खासतौर पर एक पेंटिंग तो है नहीं कि आप अकेले बैठ के बना रहे हैं, एक पूरी टीम उसको मिलकर बनाती है। कैसे देखते हैं आप इस चैलेंज को? एक्चुअली ये फील्ड क्रिएटिव है, लेकिन इसमें बिजनेस का खास की अहमियत है, क्योंकि इसमें एक फिल्म बनाने में खर्चा बहुत होता है। तो जाहिर है लोगों की इन्वेस्टमेंट जाती है फिल्म बनाने में, and then it becomes a responsibility for the creative team. I feel it is the responsibility of the creative team कि वो जितना इन्वेस्ट हुआ है पैसा, जितना इन्वेस्टर्स ने लगाया उतना कम से कम वापस आ जाए। हर फिल्म इकोनॉमिकली वायबल होनी चाहिए, ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये एक बैलेंस करना भी मुश्किल रहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभी हमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट पसंद आता है जो हमको फेस ऑफ इट पे भी पता लगता है कि यार ये लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसमें। तो मैं क्या करता हूं, जैसे तारे ज़मीं पर जब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि हाँ ये डिस्लेक्सिया के ऊपर फिल्म बनेगी, लोग कौन देखेगा, किसको इंटरेस्ट होगा। मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं तो फूट फूट के रोया था जब मैंने कहानी सुनी। तो मुझे बहुत पसंद आई थी कहानी और मुझे तो बनानी थी। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, मैं पैसे नहीं लेता हूं एज एन एक्टर। जो मेरी फीस है वो मैं फिल्म पे लोड ही नहीं करता हूं, ये काफी सालों से मैं कर रहा हूं ये। तो क्या है, जो फिल्म की जो मेकिंग है ना कॉस्ट की, वो 10-15 करोड़ में
बन जाती है। अब उतनी उतनी तो मेरी फिल्में कमाई लेती हैं, तो आपको रिस्क नहीं होता। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी फीस नहीं लेता हूं। कितने सालों से? 21 साल तो हो गए। मैं फीस लेता नहीं हूं फिल्म करने की। मैं अगर फिल्म चलती है तो उससे मैं कमाता हूं। तो अगर फिल्म आपको पसंद नहीं आई तो मैं कमाता नहीं हूं। अगर आपको फिल्म पसंद आई और आप देखते हैं तो मैं कमाता हूं। तो आप अगर आपको जैसे जो सबसे पुराना तरीका था परफॉर्मिंग आर्ट्स का पैसे कमाने का, एक्चुअली मैं वो फॉलो करता हूं। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट क्या करते थे पहले, वो रोड पे परफॉर्म करते थे, टोपी निकालते थे, आज भी होता है, यूरोप में जाइए, वो टोपी निकालते हैं और क्राउड के पास आते हैं, आपको जितना पैसा डालना है आप डाल दो, और आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप मुंह मोड़ के चले जाओ, पसंद आया पैसे नहीं डालने फिर भी मुंह मोड़ के चले जाओ, चलेगा। तो मैं वही करता हूं, मैं फीस लेता नहीं हूं। जब फिल्म चलती है, 3 इडियट्स आपको पसंद आई, आपने बार बार देखा, आपने दोस्तों को बोला, उन्होंने देखा, ज्यादा लोगों ने देखा, कमाई हुई, उसका मुझे एक शेयर मुझे मिला। तो माई अर्निंग्स इज डिपेंडेंट ऑन माई फिल्म्स बीइंग अप्रिशिएटेड बाय पीपल। मेरा मतलब ओल्डेस्ट तरीका कमाने का, उसके सबसे नजदीक हूं मैं। अगर फिल्म पसंद आती है तो मैं कमाता हूं, नहीं पसंद आती है तो मैं नहीं कमाता हूं। तो उससे क्या होता है कि मुझे फ्रीडम बहुत मिलती है, मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स बना सकता हूं, क्योंकि अब जो कॉस्ट का जो लोड होता है कि यार अब ये फिल्म 200 करोड़ की बन गई, तो अब आप कैसे उसको रिकवर करेंगे, वो टेंशन नहीं होती। हमको 10-15 करोड़ कमाने हैं, यू नो। अभी लेकिन आपकी हाल में आई 2 फिल्में, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा, जी, जी। वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, तो नहीं चली, दोनों नहीं खान चली। को कुछ हासिल नहीं हुआ उससे? नहीं, बहुत दुख हुआ मुझे। नहीं, पैसे तो हासिल ही नहीं हुए लेकिन उससे ज्यादा दुख बहुत हुआ, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं, और जब आप बहुत मेहनत करते हैं, एक्चुअली सच तो ये कहूं, मैं ठग्स, मुझे लगता है कि फिल्म शायद कमजोरी थी, और हम लोग, ये मेरा मानना है कि हम लोग जो बनाने चले थे हम नहीं बना पाए, और फिल्म मेकिंग इज अ डिफिकल्ट मीडियम, तो हम कभी कभी जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। लाल सिंह चड्ढा भी मुझे लगा कि शायद मेरा परफॉर्मेंस, इट वॉज पिच टू हाई, आई फील माई परफॉर्मेंस वॉज पिच टू हाई, और वो फिल्म जो है वो एक्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट थी। टॉम हैंक्स ने इतना कमाल का काम किया है ओरिजिनल में कि वो आपको, यू नो, ही जस्ट टेक्स यू ऑन अ राइड। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, आई फील आई फेल्ड इन डूइंग दैट, एंड दैट वॉज वन ऑफ द रीजंस द फिल्म डिडंट वर्क, ऐसा मुझे लगता है। तब तारीफ होती है तो बेइंतहा होती है जी, और जब क्रिटिसिज्म होता है तो वो भी उसी हिसाब से होता बिल्कुल। है। कामयाबियों ने, नाकामयाबियों ने आपको क्या क्या सिखाया? एक्चुअली जो नाकामयाबें होती, जो आपके फेलियर्स होते हैं, जब आप नाकामयाब होते हैं, सबसे ज्यादा आप उन्हीं से सीखते हैं, सबसे ज्यादा। आई मीन, मैं जब, मेरी फिल्में जब नाकामयाब हुई हैं तो मैं पहले तो डिप्रेशन में चला जाता हूं, 2-3 हफ्ते में रोता हूं। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मोर्न क्योंकि इतने मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो मैं तो एकदम बेहाल हो जाता हूं, और फिर मैं उठता हूं 2-3 हफ्ते के बाद, और मैं सोचता हूं कि यार चली क्यों नहीं, अभी पहले उसकी मीटिंग करते हैं। तो मैं पूरी टीम को बुलाता हूं, हम लोग बैठ के फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमने रॉन्ग किया, कहां कहां हम गलत गए, ऑडियंस क्या बोल रही है हमसे, कहां ऑडियंस को क्या लगा, और हमसे हमको क्या सीखने को मिल रहा है, ताकि हम वही गलती दोबारा ना करें, दोबारा वो वाली नहीं करें। तो बिकॉज क्रिएटिव वर्ल्ड इज जीरो, यू कॉन्स्टेंटली लर्निंग, इट्स अ न्यू फिल्म, न्यू एक्सपीरियंस ईच टाइम। तो जब आप गलत जाते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है। आई रियली वैल्यू माई फेलियर्स बिकॉज आई गो डीप इन टू देम, आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट वेंट रॉन्ग। क्रिएटिवली हम कहां गलत गए, मार्केटिंग में हम कहां गलत गए, रिलीज प्लानिंग में हम कहां गलत गए, वॉट वेंट रॉन्ग, वॉट आर द वेरियस थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग विच वी कैन लर्न फ्रॉम एंड नॉट रिपीट। एंड देन वंस आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस, फिर मैं उससे निकल जाता हूं, देन आई मूव अहेड। सो आई यूज माई फेलियर्स एज अ ह्यूज लर्निंग, नॉट जस्ट अ लर्निंग, इट ऑल्सो प्रोपेल्स यू। आपको भी गुस्सा आता है, यार चली नहीं, अभी मैं दिखाता हूं, तो थोड़ा जोश भी आता है। तो फेलियर से आप पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए। You should get, you know, more propelled into doing better work, which is what happens with me. आपने बताया कि अगर जब भी असफलता होती है 2-3 हफ्ते रोते हैं, सच बात है? आप इतने ज्यादा इमोशनल हैं? हाँ, मैं तो, हाँ
हाँ, ये मतलब कोई छोटा बच्चा कहे तो समझ में आता है कि मैं Actually- फेल हो गया तो मैं रो रहा हूँ, बट आमिर खान अगर कहते हैं तो फिर उसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। नॉट रियली, क्योंकि एक्चुअली हंसना और रोना हमारे इमोशंस का, यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो मैं जितनी आसानी से हंसता हूं उतनी आसानी से मैं रोता हूं, और वो तो सत्यम जयते में देख लिया होगा आपने। हाँ तो मैं उतनी आसानी से रोता हूं जितनी आसानी से मैं हंसता हूं। इट्स व्हाट आई एम फीलिंग, आई डोंट हाइड, यू कैन सी इट ऑन माई फेस। और मुझे नहीं लगता कि रोना कोई बुरी बात है या कोई कमजोरी की बात है, नॉट एट ऑल। आप कुछ फील कर रहे हैं, उस फील जो आप फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं जी। तो उसमें ना शर्म की कोई बात है, ना छुपने छुपाने की कोई बात है। आप जितनी कॉन्फिडेंस से हंसते हैं मेरा ये रिकमेंडेशन है, उतनी कॉन्फिडेंस से रोइए आप। हाँ, बड़ा मजा आता है। और इसमें हाँ, आप रोते हो तो आप क्या धुल जाते हो, आपके स्ट्रेस निकल जाता है, आप रो धो के फिर आपका स्लेट क्लीन हो जाता है, मतलब थोड़ा शांति मिलती है फिर रोते उसके बाद। समय ये ध्यान मैं- में आता है कोई आके चुप कर आए थोड़ा अरे सा, हाँ। कोई आके बातें करे हमसे, हमारे इमोशन शेयर करे, हाँ, या हाँ। अकेले बैठ के रोना है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, बहुत अरसे से मेरी फिल्में कामयाबी आ रही थी, मोस्टली कामयाब थी, तो 2 फिल्में बैक टू बैक नहीं चली। एक तो ये ठग्स, और फिर दूसरी आई लाल सिंह चड्ढा। तो लाल सिंह चड्ढा जब नहीं चली तो मेरी फैमिली जो थी वो, उनको तो पता था कि मैं ठग्स, मैं भी ठग्स से खुश नहीं था, बट लाल सिंह के टाइम पे उनको पता था कि मैं लाल सिंह में बहुत इन्वॉल्व हूं और बहुत ज्यादा मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ। जब फिल्म नहीं चली तो मेरी फैमिली, कभी जुनैद आ रहा है मेरे घर पे शाम को, व्हाट्सअप पापा बैठ के बातें कर रहा है, कभी आयरा आ रही है, कभी रीना आ रही है, कभी किरण आ रही है, कभी अम्मी आ गई, कभी मेरे भाई आ गए। तो ये कुछ 2 हफ्ते तक चल रहा था। तो मैं बोला, यार इतना भाव दे रहे हो आप लोग मुझे एक फ्लॉप के बाद, अगर पहले मालूम होता तो 2-4 और निकाल देता मैं यार। मुझे पता नहीं था इतना प्यार मिलेगा मुझे। सब, माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, सो दे वर विथ मी, यू नो, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव व्हेन लाल सिंह डिडंट डू वेल। पर ये मुझे बात एक और खान ने भी बताई कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो वो रोते हैं, लेकिन शावर में रोते हैं। कौन? शाहरुख खान। शावर में रोते हैं? हाँ, वो शावर में बोले उसमें पता नहीं चलता कि आंसू कौन से हैं, पानी कौन सा है। बोले खूब भर भर के रोते हैं वो। पर रोने की बात छोड़ें, जी। एक जो बड़ा काम आपने किया, यानी चीन को आपने फतेह कर लिया। मैं चाइना जा चुका हूं, वहां पर आपकी फिल्मों की बात होती हुई मैंने सुनी। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं चीन से, जो ये बताते हैं कि हमने आपको स्टार हैं वहां पर। जी, जी। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके लिए लाइन में लगे रहते हैं। 3 इडियट्स तो बहुत बड़ी हिट है चाइना में, टर्की में आपकी फिल्में चली, जापान में आपकी फिल्में चली। ये जो सफलता है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये हमें बताता है कि सिनेमा जो है, कहानियां जो है, दे क्रॉस ओवर लैंग्वेजेस एंड दे क्रॉस ओवर नेशनल बैरियर्स। और आपने कहा ये मेरी फतेह, एक्चुअली ये चाइनीज ऑडियंस की फतेह है। मैं आपको फैक्ट बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो फिल्म में कर ही रहा था, और 3 इडियट्स जो है वो वायरल हो गई चाइना में, मतलब पायरेसी के थ्रू। तो मैं चाइना में स्टार बनाऊं थैंक्स टू पायरेसी। हाँ, फैक्ट बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग का कोई योगदान नहीं था उसमें। हम लोग तो फिल्म बना के हम लोग सो गए थे। इंडिया में हिट हो गई, हम लोग को, हम खुश थे। चाइना में तो लगी नहीं थी वो। फिर हमको 6 महीने 8 महीने बाद फोन आने लगे कि चाइना में तो सब लोगों ने देख ली आपकी फिल्म। तो मैंने कहा कैसे देखी, रिलीज तो हुई नहीं। बोला नहीं, वो देख चुके हैं सब लोग। और वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि हर बच्चे ने देख ली थी, और हर बच्चे ने अपने माँ बाप को दिखाई थी कि भाई आप लोग भी देखो। तो प्रीटी मच इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट सबने देख ली थी फिल्म। तो वो हमको बाद में पता चला, हमको उस वक्त नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हिट हो गई, वो तो बाद में पता चला। तो ये एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू द चाइनीज ऑडियंस कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट कल्चर की फिल्म, एक ऑल्टरनेट कंट्री की फिल्म, जो इनकी नहीं है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कि भैया हम दूसरे कल्चरों के बड़े, हम फिल्म आर्ट वार्ट हम कल्चर देखते हैं? नहीं, हम ज्यादातर अपना ही देखते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने एक दूसरे कल्चर की, दूसरे कंट्री की फिल्म देखी और इतनी सराही, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी उसे। तो ये इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं था। आई थिंक इट्स टू द क्रेडिट ऑफ द चाइनीज ऑडियंस। एंड उसके बाद उन्होंने दंगल देखी, उन्होंने बहुत सारी मेरी फिल्में देखी हैं, 8-10 फिल्में हर वहां पे देख ली है मेरी।
तो ये ऑर्गेनिकली हुआ, इसमें मैंने एक्चुअली कुछ किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई एम ग्लैड दैट जो हमारा काम है हिंदुस्तान का, जो हमारा, दे आर वेरी फैसिनेटेड एंड दे लाइक टू वॉच आवर स्टफ। या 3 इडियट और दंगल जैसी मूवी तो ऐसी हैं कि आज भी अगर कोई कई बार देख चुका है उसके बावजूद उसके सामने आ जाती है तो फिर से व्यक्ति देखना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। कुछ दिन पहले मैं कोई लिंक भेज देता है आपको व्हाट्सएप पे, तो मैंने टैप किया तो वो 3 इडियट्स का कोई सीन था, वो फर्स्ट हाफ का सीन था। मैंने पूरी फिल्म देख ली उसके बाद क्योंकि वो क्लिप खत्म हुआ तो मुझे लगा नहीं दूसरा भी देखना है यार तो आई स्टार्टेड वाचिंग द होल फिल्म। 2 सवाल और हैं। एक तो ये कि मोबाइल से आपने बीच में 3 साल दूरी बना के रखी थी। मोबाइल तो लोगों की जिंदगी बन चुका है, उससे खुद से कैसे आपने डिस्कनेक्ट किया? एक्चुअली मैं बहुत कम यूज करता हूं मोबाइल, और मैंने तो इस्तेमाल करना बंद कर दिया था फिर, लेकिन काम के सिलसिले में मुझे दोबारा फोन 3 यूज करना सालों तक मोबाइल ही नहीं रखा? नहीं। क्यों? मेरी फिल्में आती हैं 3 साल में एक दफा तो मुझे फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब रिलीज नजदीक आई तो टीम्स मुझे कांटेक्ट करना चाह रही थी कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, आप तो कहीं गायब होते हो। तो फिर मैंने, जो मेरा बॉय है उसका मैंने फोन ले लिया, और उसका फोन अभी मेरे साथ ही रह गया। उसके बाद उसने नया फोन ले लिया। हाँ, तो अभी जो फोन है आपके वो मेरे पास, बॉय का है। वो आपने नहीं खरीदा? नहीं, क्योंकि उससे ले लिया, जब उसने दिया मैंने काम शुरू किया, अब वो फोन मेरे पास ही रह गया और उसने दूसरा फोन ले लिया। तो फिर करते क्या है आप? किताबें पढ़ते मैं हैं? किताबें पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। और अब पिछले 2-3 सालों में मैं अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अम्मी के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ, रीना किरण के साथ। एक और जो बड़ा बदलाव आया मेरे ख्याल से, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये आया कि कैसे एक ज़माने में जो बड़े स्टार्स होते थे वो 4-4, 5-5 फिल्में कर रहे हैं, 2-2 शिफ्ट में कर रहे हैं। आपने वो एक नया सिलसिला शुरू किया कि एक बार में एक ही फिल्म करेंगे, एक उस पर। और जो एक और सवाल मैं इसी से जोड़ देता हूँ, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। हाँ, दोनों देखिए, मेरी कैफियत ऐसी है कि मैं एक वक्त पे एक ही फिल्म कर पाता हूं और उसी में मैं खुश हूं। लेकिन मैं थोड़ा अपना प्रोडक्शन में मैं तब्दीली ला रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्शन भी मेरा वही होता था। एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन हाउस हैंडलूम वीवर होता है ना, एक दफा आप धागा चढ़ाते हैं तो जब तक वो साड़ी या शॉल जो भी आप बना रहे हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती आपका वो हैंडलूम फ्री नहीं होता है। तो मैं वैसे था, एक दफा मेरा धागा चढ़ता था, जब तक वो खत्म नहीं होता था वो दूसरा धागा चढ़ता नहीं है। तो मेरी कैफियत ऐसी है, हैंडलूम का काम मैं करता था। लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे, जैसे अभी मैं 60 का होने वाला हूं अगले महीने, तो मैंने सोचा कि यार जो मेरे आखिरी के जो 10, 12, 15 साल जितने भी मैं एक्टिव रहूंगा, मुझे ज्यादा काम करना है। नॉट बिकॉज मैं ज्यादा काम करूं, मैं तो वही एक ही फिल्म करूंगा एज एन एक्टर, लेकिन मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है वो ज्यादा काम करे ताकि मैं नए लोगों को मौका दे पाऊं। जैसे कि आपने लापता लेडीज देखी होगी, उसमें सारे नए एक्टर्स हैं। किरण ऑल्सो इज मोरलेस अ न्यू डायरेक्टर। तो कहानियां जो मुझे पसंद आती हैं वो कहानियां मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, और मैं एक प्लेटफॉर्म बन सकता हूं नए टैलेंट के लिए इंडस्ट्री में जो आते हैं देश भर से। तो अगर मैं ऐसी 5 या 6 फिल्में साल में बनाऊं तो मैं ज्यादा टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दे पाऊंगा। इस सोच के साथ मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्शन हाउस को और वाइब्रेंट बनाना चाहूंगा। और अपर्णा पुरोहित को, अब हमारी सीईओ हैं आमिर खान प्रोडक्शंस की, शी इज अ वेरी केपेबल पर्सन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर टू टेकिंग द कंपनी फॉरवर्ड, एंड हम लोग ज्यादा फिल्में बना पाएंगे। सो दैट्स माय फ्यूचर प्लान्स, टू डू मोर फिल्म्स एज अ प्रोड्यूसर। एक मेरा ड्रीम है कि मैं महाभारत बनाऊं, तो वो ड्रीम शायद मैं अब सोच पाऊं उसके बारे में। और एक और जो मेरा जो एक्साइटमेंट है, महाभारत में आपका भी रोल होगा? देखते हैं। उसमें जो एक और चीज जो मुझे बहुत एक्साइट करती है वो चिल्ड्रंस कंटेंट। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में हमने बहुत कम बनाया है चिल्ड्रंस कंटेंट, बहुत कम बनाया है, और ज्यादातर हम उसको इंपोर्ट करते हैं बाहर से और उसको फिर डब करके हम प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें चिल्ड्रंस कंटेंट पे मेरा इंटरेस्ट है कि हम काम कर दें, स्टोरीज विच रियली अफेक्ट चिल्ड्रन एट अ यंग एज, एंड यू कैन बिल्ड यंग माइंड्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे।
तो उस पे मुझे एक्साइटमेंट है अब काम चिल्ड्रन करने की। कॉन्टेंस की आपने बात की, आपके बेटे जुनैद खान जिनकी फिल्म हाल में रिलीज हुई और आपने जी। भी बहुत कोशिश की, तो उनकी फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हैं और एक एक्टर के तौर पर अपने बेटे को आप किस तरह से देखते हैं? भाई जुनैद जो है उनकी फिल्म लापता लेडी, सॉरी लव यापा हाल ही में 2 हफ्ते पहले रिलीज नहीं चली, वो फिल्म नहीं चली अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे उसका भी बड़ा दुख है। मुझे लगा फिल्म अच्छी है, मुझे लगा जुनैद ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। और आई मीन एज अ फादर आई थिंक जितना मैं अपनी फिल्मों के लिए स्ट्रेस्ड होता हूं, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा मैं स्ट्रेस था राजीव जी जुनैद की फिल्म के लिए। ये उसका कुछ में कुछ मैं मतलब 2 हफ्ते पहले रिलीज से खिड़की पे बैठ के सोचा था, यार मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही, मेरी तो फिल्म ही नहीं है, ना प्रोड्यूस की है, ना मैंने डायरेक्ट की है, ना मैं एक दिन सेट पे गया हूं, ना मैंने उस फिल्म का कोई हिस्सा हूं। वो फैंटम ने प्रोड्यूस की है, किसी ने डायरेक्ट की है और मेरा बेटा उसमें है। मैं दूर से देख रहा हूं, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे लग रहा है यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट मेरे लाइफ का आ रहा है। नाउ दिस इज द इमोशन ऑफ अ फादर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। तो ये इमोशन तो हमेशा रहेगा, और हम अपने बच्चों के लिए जितना करें हमको लगता है वो कम है। तो आई थिंक दैट बाकी जुनैद जो है वो सीखेगा, उसकी फिल्म दूसरी फिल्म जो है ये लव यापा नहीं चली है, उसको भी समझ में आएगा। प्रोडक्शन के तहत उनको हम देखेंगे फ्यूचर में। एक्चुअली आमिर खान प्रोडक्शंस में हमने ऑलरेडी एक फिल्म बनाई है जो साल के आखिर तक आएगी, नवंबर दिसंबर में आएगी। उसमें जुनैद है, उसमें साई पल्लवी भी है, साउथ की एक्ट्रेस, और जुनैद है। इट्स अ रोमांटिक फिल्म, लव स्टोरी है, और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक दिस इज अ फील्ड वेयर यू हैव टू फेस सक्सेस एंड फेलियर, एंड यू नो Junaid is someone who's young, intelligent, he's got a lot of energy and he's got a lot of positivity, तो वो he'll find his way. छोटा सा सवाल मैं 2 और आपसे पूछना चाहूंगी। 60 साल अब आपको 14 मार्च को होने जा रहे हैं, और होली का दिन जिस दिन आप पैदा हुए, और होली भी आने वाली है। जी, जी। लेकिन इन 60 सालों में आपके अपने अनुभव के हिसाब से अगर बॉलीवुड में कुछ एक चीज आपको बदलनी होगी, तो आमिर खान वो क्या बड़ा बदलाव करना चाहेंगे? और यही सवाल देश के संदर्भ में भी। ओह, बॉलीवुड पे कोई एक चीज बदलनी होगी। एक चीज मुश्किल है, 2-3 चीजें हैं। एक तो सिनेमा हॉल हमको ज्यादा चाहिए, बहुत कम सिनेमा हॉल है हिंदुस्तान में। आप चाइना में देखिए 1 लाख से ज्यादा सिनेमा हॉल है, हमारे यहाँ 8-10 हजार है। तो यू नो वी शुड हैव मोर सिनेमा हॉल्स which caters to economically audience, which जो एक इकोनॉमिक अफोर्ड कर सके, मतलब टिकट, ऐसा सिनेमाज होने चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक जो बड़ी चीज मुझे लगती है कि हमको एज क्रिएटिव पीपल वी शुड गिव अ लॉट मोर वैल्यू टू राइटर्स। एक चीज अगर मैं बदलना चाहूं तो वो ये एक चीज वो होगी कि हम लेखकों लिखाई पे ज्यादा तवज्जो दें, एंड वी गिव वैल्यू, proper value, money value, time value, in every respect we give value to writers more, is what I feel. That's the one thing I would like to see change. Yeah. और देश के संदर्भ में? देश के संदर्भ में आई थिंक मैं चाहूंगा कि हमारा देश जो है वो खुशहाल हो, लोग खुश रहें। आमतौर पे हम लोग इकोनॉमिक वेल्थ चाहते हैं देश के लिए, मैं देश के लिए खुशहाली चाहता हूं, हैप्पीनेस चाहता हूं। जी आमिर खान, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मंच पर यहाँ आने के लिए, और आपके लिए एक खास सरप्राइज भी है। बिल्कुल सही बात है, पर उससे पहले हम आमिर को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहेंगे। आमिर, आप आइडिया ऑफ इंडियाज के मंच पे एक बार फिर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमंतु जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट अ टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन टू अ लेजेंड, रियली, जिन्होंने हंसते हुए, एंटरटेन करते हुए हमें बहुत कुछ सिखाया है। And we've all heard his plans today, from children's content to perhaps a version of the Mahabharata, and we can't wait to see what else is coming up.
from Amir Khan. Zordar taaliyan, ladies and gentlemen. और ये बिल्कुल सही बात है. There is a surprise for Amir. We would like to celebrate your milestone birthday right here on this stage. Here's the cake. Rajneesh ji, Rajiv Khandekar ji and Suman De, हमारी ABP लीडरशिप टीम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ जुड़े. What a moment. It's a privilege for us to be able to do this for Amir. Do it with him, celebrate with him. बार बार एक ही ख्याल आ रहा है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. Guys, I think this deserves a standing ovation. Let's mark this moment for the wonderful, wonderful Amir Khan. और ये एक नई शुरुआत है आमिर के लिए. Another new chapter and we can't wait. बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है. बैठे हैं Thank you so much once again, Amir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you, Amir, and thank you to our lovely moderators as well. Dibang ji, Chitra ji, धन्यवाद.